नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मित्रों, जैसे कि हमने आपको हिंदी वर्ड वाला व विराम चिन्ह को लेकर हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में आपको डिटेल वाइज अवगत कराया था। आज हम आपके सामने हिंदी वर्ड वाला व विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। और मित्रों की आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और हर एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो, इसमें से जो हमने क्वेश्चन इस तरह के सेट किए हैं कि ज़्यादातर मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। इसलिए मित्रों, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या मित्रों कितनी होती है ये बताइएगा। 8, 10, 7 क्या 4। तो दीर्घ स्वरों की संख्या अगर के बारे में अगर बात करते हैं तो मित्रों हमने आपको सब बताया था पहले कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, लेकिन यहां पर बात होती है दीर्घ स्वर को लेकर। तो दीर्घ स्वर कितने हैं यहां? तो दीर्घ स्वर मित्रों यहां 7 हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं मित्रों, यहां पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये मित्रों दोस्तों, जैसे कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने मित्रों दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक व्यंजन को लेकर मित्रों हम बात करते हैं। तो नासिक व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो नाक के साथ साथ जिसमें से मुख से भी वायु निकलती हो। नाक के साथ साथ जिसमें मुख से भी वायु निकलती हो उसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। नाक के अलावा मुख से भी वायु निकले, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि नासिक व्यंजन है प्रत्येक वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। जैसे वर्ग अपना का वर्ग से लेकर क, प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसका अंतिम जो वर्ण आता है वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि का वर्ग को लेकर बात करते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। मित्रों अगर चा वर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो चा वर्ग को लेकर चा, छा, जा, झा और अंगा। ये चा, छा, चा, छा, जा, झा और अंगा। अगर टा वर्ग की बात करते हैं मित्रों तो टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और अंगा। ये मित्रों इसी क्रम में ता वर्ग को लेकर बात करते हैं तो ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग के अंतर्गत पा, पा, बा,
भा और मा। ये तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, अब ये अंगा, अंगा, रा, ना और मा नासिक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण भी कहते हैं मित्रों। तो यहां पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहां नासिक व्यंजन को लेकर होता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम अपना आज के तीसरे क्वेश्चन पर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? अब यहां पर ज्ञ वर्ण की अगर बात की जाए तो वो कौन से वर्ण के संयुक्त से बना है? मित्रों, ज्ञ वर्ण हमारा जा प्लस अंगा वर्ण के संयुक्त से बना हुआ है। अगर का इसको देखते हैं बेटा, जा अंगा ज्ञ वर्ण, ठीक है। अगर का प्लस इसकी बात करते हैं, का प्लस सा, तो ये बेटा मित्रों का प्लस सा यानी छा, छा से बनता है। अगर इसी तरह मित्रों हम बात करते हैं त्रा प्लस रा, तो ये हमारा त्रा से बनता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, जैसे कि शा प्लस रा, ये सरा गढ़ से बनता है। ठीक है, तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? तो यहां पर हमारा आंसर जा प्लस अंगा यानी ज्ञ वर्ण, तो ये हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है मित्रों, आज के चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। लुंठित व्यंजन क्या है? लुंठित व्यंजन क्या है? इसमें जीवा का अगला भाग थरथराया या कपाया जाता है। इसमें लुंठित व्यंजन के अंतर्गत जीवा का अगला भाग में कंपन होती है या थरथराया या कपाया जाता है, और इस प्रकार का वर्ण रा वर्ग के अंतर्गत आता है। रा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो लुंठित व्यंजन यहां पर मित्रों रा है। अगर रा हम बोलेंगे तो हमारी जीभ थरथराएगी और कपाएगी, तो रा, तो यही हमारा लुंठित व्यंजन कहलाता है। मैं आपको यहां लिखता हूं, जैसे कि जिसमें जीवा का सबसे आगे का भाग, जीवा का सबसे आगे का भाग कपाया, कपाया या कंपन होना, कंपन होना, कपाया या कंपन होना, या थरथराया जाता है, या थरथराया जाता है। और इस प्रकार का अगर मित्रों वर्ण की अगर बात करते हैं तो रा वर्ग एक ऐसा है, रा वर्ण जो कि लुंठित वर्ग के लुंठित व्यंजन की श्रेणी में आता है। रा, ठीक। बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। उच्छित व्यंजन कहलाते हैं मित्रों, उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्छित व्यंजनों की संख्या हमारी 2 होती है, और उच्छित व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं ये आप देखिए। तो डा और ढा ये उच्छित व्यंजन की श्रेणी में आते हैं मित्रों, डा और ढा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है मित्रों, बात करते हैं। हमने आपको जितने भी तुम्हारा हिंदी वर्ण वाला को डिटेल वाइज पूरी तरह से हमने आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, आगत व्यंजन क्या है। ये तो आज क्वेश्चन सर ये आपके सामने 6वां क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत बेटा टोटल अगर व्यंजन बात करते हैं तो 25 व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब ये कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग
का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को फिर मैं दोबारा से समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्ण का वर्ग से पा वर्ग तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अब का वर्ग को लेकर बात करते हैं मित्रों, तो का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसके अंतर्गत मित्रों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपको बताया था, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि का वर्ग का गा घा और अंगा, ठीक। चा वर्ग में चा छा जा झा अंगा। ता वर्ग में टा ठा दा धा और अंगा। ता वर्ग में ता था दा धा और ना। और पा वर्ग में पा फा बा भा और मा। ये बेटा देखो टोटल हमारे 25 हो गए, तो यही स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो हमने आपको पूरे डिटेल से समझा दिया। मैंने आपको पहले भी अपने जितने भी वीडियो मैंने आपको डाले उसमें हर एक में मैंने आपको के विषय में मैं बताया था। आज फिर अब अपनी बात को दोहराता हूं, ठीक है। चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पर। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोई भी कठिन शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं? तो बेटा कोई अगर डिफिकल्ट कोई वर्ड्स है तो उसको हम जो स्पष्ट करेंगे तो वो कोष्टक के माध्यम से करते हैं हम। अब मित्रों यहां पर हमारे जो कोष्टक होते हैं, सबसे छोटा कोष्टक अगर की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन ये, और इससे महिला कोष्टक ये कहलाता है, और बड़ा कोष्टक ये। इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम इनका यूज करेंगे, ठीक मित्रों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बराबर विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, ये किसमें यूज किया जाता है बराबर? तो बेटा संयोजक चिन्ह कहलाता है कि लागत चिन्ह कहलाता है कि तुल्यता सूचक है विराम चिन्ह। बराबर का ये संकेत जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? तो बेटा यहां पर तुल्यता को ये स्पष्ट करता है, तुल्यता सूचक को, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मित्रों आपसे यहां पर संयोजक को लेकर, तो संयोजक चिन्ह जो होता है इसको हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, और इसका अगर ये इस तरह से संयोजक चिन्ह कहलाता है मित्रों, ठीक है। अगर लागत चिन्ह की बात करते हैं तो लागत चिन्ह हमारा ये इस तरह से लागत चिन्ह का ये साइन है, लागत चिन्ह का साइन है। अगर तुल्यता सूचक का बात अगर करते हैं तो तुल्यता सूचक का हमारा ये होता है साइन, और विराम चिन्ह आप जानते हो मित्रों, ठीक है। तो ये इसमें से हमारा ये साइन जो है तुल्यता सूचक चिन्ह को इंडिकेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अगर बात की जाए यहां पर हंस पद को लेकर मित्रों, तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद मित्रों पूर्ण विराम
पूर्ण विराम का एक नाम है। ठीक, अगर हंस पद का अगर लोगों की बात करते हैं तो हंस पद का ये इस तरह से हंस पद को दर्शाते हैं। ये हंस पद, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो पूर्ण विराम का एक नाम हंस पद कहलाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? अगर यहां बात अगर समृत स्वर की बात करते हैं तो मित्रों मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वर कितने होते हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं ये। अब इनमें से अगर समृत स्वर की बात की जाए तो समृत स्वर है तो कौन सा है? तो मित्रों इसमें से हमारा समृत स्वर हमारा ये ई समृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगर समृत स्वर की बात करते हैं तो समृत स्वर तो हमारा ई और ऊ ये हमारे समृत स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ समृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। और इसी को लेकर अगर क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं तो कौन सा स्वर समृत है? तो इसमें से ई हमारा समृत स्वर है। ठीक है मित्रों, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका उच्चारण कंठ और तालु है? अगर यहां हम बात करते हैं कंठ और तालु की, कंठ और तालु यानी कंठ और मुंह के भीतर की छत का छत तालु, जो यहां पर ए वर्ण जो है मित्रों वो हमारा कंठ और तालु को इंडिकेट करता है। इसी तरह से अगर और वर्ण को देखते हैं, हा कंठ, छा छा तालु को टच करता है, ओ और से। ठीक है, अब यहां पर अगर बात की जा रही है कंठ और तालु की तो बड़ी ए जो है ये एक ऐसा वर्ण है जो हमारा कंठ और तालु को सूचित करता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है। मित्रों पहले क्वेश्चन दूसरी तरह से था, अब ये क्वेश्चन दूसरी तरह से बताया गया। इसमें तुल्यता सूचक का साइन को इंडिकेट किया गया कि कौन सा साइन किसको इंडिकेट करता है। मित्रों मैंने आपको बताया था लाघव चिन्ह ये होता है और बड़ा कोष्ठक ये हंस पद को ये इंडिकेट करता है। तो तुल्यता सूचक की अगर बात करते हैं तो यहां तुल्यता सूचक हमारा ये तुल्यता सूचक कहलाता है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था कि लाघव को इंडिकेट करता है, ये कोष्ठक को बड़ा कोष्ठक और ये हंस पद। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मित्रों यहां पर अगर बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को लेकर तो इसमें से ये ऑप्शन इसमें से एक भी नहीं है मित्रों। अगर यहां पर अगर इस तरह से क्वेश्चन की बात की जाती है तो वो अर्धविराम कहलाता है। अर्धविराम, अर्धविराम जैसे कि अर्धविराम, इसको हम अर्धविराम कहते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मित्रों यहां पर मिस्टेक हुई है और आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाइए अर्धविराम। ठीक, अगर जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। और इसका अगर साइन की बात करते हैं तो ये अर्धविराम का साइन है ये। ठीक है मित्रों, तो इसमें से ऑप्शन सभी लगभग गलत है। ठीक, अब हमारा आंसर ये होगा अर्धविराम और इसका साइन ही है। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा वाक्य है मित्रों जिसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया गया जाता है किया है वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में,
छंद के चरणों की समाप्ति पर कि छंद के एक चरण की समाप्ति पर। मित्रों अगर ये बात की जाए तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ठीक है, कहानी उपवाक्य लिखने में भी इसका यूज किया जाता है, छंद के चरणों की समाप्ति में भी किया जाता है। अगर छंद हो तो छंद जितने हो उसके चरणों की जो समाप्ति हो जाती है उसमें भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए छंदों की एक चरण की समाप्ति पर, तो छंदों की एक चरण की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसमें से हमारा आंसर होता है 4 नंबर, छंदों की एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कौन सी ध्वनि है जिनको अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। मित्रों स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, मैंने आपको फिर बताया कि नासिक जो व्यंजन होते हैं, नासिक ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण नाक के साथ साथ जिनमें से वायु मुख से भी निकलती है। ठीक है, उनको कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन जैसे अनुस्वार कहलाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां ही अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। मित्रों जैसे कि ए और ए वर्ण कहलाते हैं, ए और ए वर्ण कहलाते हैं। अगर यहां हम बात करते हैं ए और ए वर्ण की तो कंठ और तालब कहलाते हैं, कंठ ये और तालब। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको मिलते हैं। ओष्ठ नासिक व्यंजन आप जानते ही हो, नासिक वर्ण कौन से कहलाते हैं? ओष्ठ क्या होते हैं, मूर्धन्य, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताया था नासिक व्यंजन क्या है। और ओष्ठ जो होते हैं वो हमारे ऑटो को से संबंधित होते हैं। मूर्धन्य हमारी जीभ की को थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है? बात करते हैं मित्रों काकल्य वर्ण को लेकर। तो काकल्य वर्ण जो होता है ऐसा व्यंजन होता है जिसका उच्चारण मुख्य रूप से कंठ द्वार से होता है। ये ऐसा व्यंजन होता है जिसका उच्चारण कंठ द्वार के माध्यम से किया जाता है। कंठ द्वार के माध्यम से किया जाता है। और काकल अगर वर्ण की बात कर रहे हैं मित्रों तो काकल वर्ण के अंतर्गत हमारा हा वर्ण शामिल है। हा वर्ण हमारा काकल वर्ण के अकॉर्डिंग शामिल है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। अगर याक की बात करते हैं मित्रों तो या को लेकर हम अगर बात करेंगे तो तालु को हमारा सूचित करता है। ठीक है, या का उच्चारण स्थान हमारा तालु से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों बात करते हैं। दृघ का वर्ण विच्छेद है, दृघ का वर्ण विच्छेद है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। जैसे कि दृघ पर हम बात करते हैं तो ये ऋषि यानी इसमें ये ऋषि और फिर ये और ये मित्रों हमारा दृघ को इंडिकेट करता है। ये पहला वर्ण दा, फिर उसके बाद में ऋषि, फिर गा, फिर आ। ठीक मित्रों, अगर देखें आदा, दा, फिर ये ऋषि, फिर गा और आ, ये हमारा दृघ वर्ण का विच्छेद है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा ऐसा भेद है जिसके अंतर्गत नहीं आएगा मित्रों? तो इसमें अगर बात करी जाए
तो विब्रत स्वर ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जीवा के आधार पर अगर स्वर्गों की बात की जाए तो जीवा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर हम बात करते हैं मित्रों यहां पर विब्रत स्वर को लेकर, तो विब्रत स्वर के अंतर्गत हमारा आ और ए वर्ण आता है। आ और ए वर्ण विब्रत स्वर के अंतर्गत आता है। अगर यहां अग्र स्वर की बात करते हैं मित्रों, तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई और ए और ए। मध्य स्वर की मित्रों बात करते हैं तो मध्य स्वर के अंतर्गत हमारा आ। अगर पश्च स्वर की बात करते हैं हम, तो पश्च स्वर के अंतर्गत हमारा आ, उ, ओ, बड़ा और ये। ठीक है मित्रों, ये कहलाते हैं। ठीक है, आज हमारे प्रैक्टिस सेट 3 के 20 क्वेश्चन पूरे अपना कंप्लीट हो गए। मित्रों, आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि बिना मेहनत के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ रहें, अपने इरादों को मजबूत बनाएं, और बिना उसके मित्रों कोई चीज नहीं मिलती है। जब तक आप अपने लक्ष्य को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक उसको पाने की कोशिश नहीं करोगे, आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। कहते हैं मित्रों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है मित्रों, यहां पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।